नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले ईरान और पाकिस्तान का जो हाल में आप लोग को पता होगा इशू चल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसका एक कारण है दरअसल मेरे फैमिली में एक किसी की डेथ हो गई। मेरी ग्रैंड मदर जो थी उनकी डेथ हो गई है, जिसके वजह से कुछ जो आप लोग को पता होगा रीति रिवाज होते हैं उसमें मैं फंसा हुआ था। खैर, अभी मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में कि आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलती रहे, टाइम टू टाइम आप अपडेट रहते रहें। लेकिन हो सकता है बीच में 1-2 दिन का और गैप आ जाए, क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा 10-12 दिन बाद फिर से कुछ इसमें जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, रीति रिवाज होता है, वो पूरा करना पड़ता है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज़्यादातर जितनी हो सके अपनी कंटिन्यूटी जो है उसे मेंटेन करके रखूँ। तो इस वीडियो पे हम लोग आते हैं, बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग ईरान और पाकिस्तान के बारे में। दरअसल आप लोग को पता होगा कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी हैं एस जयशंकर जी, ये गए थे 14 से 15 जनवरी को ईरान में। और ईरान में ये जाते हैं तो काफ़ी विषयों पे बात होती है, काफ़ी आप लोग कह सकते हो जो अलग अलग टॉपिक होते हैं उस पर बात होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चाबार पोर्ट था उस पर बात होती है। और ये चीज़ आप लोग को मैं पहले भी अपनी वीडियो में एक तरीके से इशारा दे चुका हूँ। ये जो नेगोशिएशन है ना कनेक्टिविटी की, या फिर आप लोग कह सकते हो चाबार पोर्ट की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन है। पूरा मिडिल ईस्ट आप लोग कह सकते हो इसी वजह से हिला हुआ है। दरअसल रशिया के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, जब हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो गए थे रशिया में, तो उस पर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा पूरा फोकस जो है वो कनेक्टिविटी को लेके है, कि कनेक्टिविटी को लेके ये लोग क्या बात करते हैं। और उस समय इनने बात की थी INSTC प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी टाइम से एक तरीके से रुक सा गया था। और उसके बाद इंडिया ने USA और जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं उनसे बात करने लगे थे ये लोग एक अलग कॉरिडोर बनाने के लिए, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है उसके बारे में। लेकिन उसके बाद गाजा स्ट्रिप का जो विवाद है वो छिड़ गया था, तो वो काम रुक गया। तो पूरा आप लोग कह सकते हो ये जो मिडिल ईस्ट की इस समय की प्रॉब्लम है ना कहीं रिवॉल्व कर रही है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेके। बहुत लोगों का तो ये भी कहना था कि इसराइल और हमास का जो वॉर है वो इसीलिए छेड़ा गया है ताकि ये जो प्रोजेक्ट था इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, इसको रोका जा सके। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि इंडिया किस साइड जाता है, ये चाबार पोर्ट के थ्रू INSTC के थ्रू लिंक करता है, या फिर आप लोग कह सकते हो मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर अपनाता है। क्योंकि एक USA लेड है प्रोजेक्ट आप लोग कह सकते हो, और एक रशिया लेड, या फिर आप लोग कह सकते हो USA की जो एनिमी कंट्रीज है जैसे कि रशिया, ईरान, उनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो है। तो किस साइड इंडिया टिल्ट होता है, कौन सा रास्ता अपनाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा हमेशा से रहा है फोकस ऑफ एरिया। और अभी अगर आप लोग देखो ना तो इसमें जो रशिया वाली विजिट थी उसमें पहले ही मैं बता चुका था कि बहुत शॉकिंग चीज़ थी। सबसे पहले तो ये विजिट ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि इंडिया और USA के रिलेशन हम लोग सुन रहे थे अच्छे हो रहे हैं, और इंडिया आप लोग कह सकते हो एक एलाई कंट्री बनती जा रही है USA की। लेकिन उसके बाद रशिया विजिट करना और रशिया में आप लोग कह सकते हो लिंकेज की बात करना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करना, ये बहुत शॉकिंग की बात थी। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी इन्वाइट किया 26 जनवरी के जो फंक्शन है उसके लिए। और उसके बाद आप ईरान विजिट करते हैं ना, ये सब अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बोल्डनेस जो है उसको शो करती है। एक तरीके से डिप्लोमेटिक अटैक है ये आप लोग कह सकते हो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी ओर। या आप ये जो खालिस्तान का इशू या बाकी भी इशू इस तरीके का उठा रहे हो, इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। हम वही करेंगे जो हमको सही लगेगा। एक तरीके से इंडिया का हिट बैक है जो वेस्टर्न कंट्रीज आजकल खालिस्तान का इशू उठा के इंडिया पे दबाव बनाना चाह रही है ना, उसके अगेंस्ट में आप लोग ऐसा कह सकते हो। खैर, ये तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात हो गई। दोबारा हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हुआ क्या, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया एस जयशंकर साहब गए ईरान में, और वहाँ पर ये जाके बहुत से विषयों में बात करते हैं। और उसी के बाद ये जो न्यूज़ है ये तो चलती रहती है, लेकिन इसके बाद एक और न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो शॉकिंग है होती है, वो सामने आती है। और न्यूज़ ये होती है कि ईरान जो है उसने अटैक कर दिया है पाकिस्तान पे। और न्यूज़पेपर वाले अगर आप लोग देखो तो केवल ये नहीं लिखते हैं कि ईरान ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान पे, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जो है वो लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ये साथ साथ ये लिखते हैं कि एस जयशंकर सिंह की जो विजिट थी उसके बाद ईरान ने ये अटैक किया है। तो अब एस जयशंकर साहब ने तो ये नहीं कहा होगा कि आप ये पाकिस्तान पे अटैक कर दो, हम आपसे रिलेशन जो है उसे इम्प्रूव करते हैं, हम लोग दोस्त बन जाएंगे, पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। लेकिन इस तरीके की बातें जो है वो न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं। अब हो सकता है कि ईरान ने यही दिखाने की कोशिश की हो कि आप वेस्ट की तरफ जो टिल्ट हो रहे हो, जो USA की तरफ टिल्ट हो रहे हो, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में उतना आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि USA के इन्वेस्टर जो है वो चले गए थे एक बार POK में
वहाँ पर जाके ये विजिट करते हैं और ये काफ़ी इंडिया इस पर गुस्सा हो जाता है। और हाल में अभी यूके के भी मिनिस्टर एम्बेसडर जो है वो चली गई थी पीओके में, पाकिस्तान का जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान हो सकता है ये दिखाने के लिए ईरान ने ये अटैक जो है ये लॉन्च किया होगा कि हम लोग, अगर आप हमसे रिलेशन इंप्रूव करते हो, हमारे साथ कनेक्टिविटी बढ़ाते हो, हमारे साथ अच्छे व्यवहार रखते हो, अच्छे बॉन्डिंग रखते हो, तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में हेल्प कर पाएंगे आपको, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आपको रिलेशन इंप्रूव करने में ये फायदा नहीं मिल रहा है। जो भी हो, ईरान जो है ये अटैक करता है और ये अटैक अगर आप लोग देखो ना तो ये जो जगह है इस मैप में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर होता है, ये बालूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर ये अटैक करता है। और ईरान इसके बाद आप लोग कह सकते हो वही इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे जो हमेशा से इंडिया लगाती है या और भी कंट्रीज जो है वो लगाती हैं पाकिस्तान पे। ईरान कहता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिस्ट हैं और ये टेररिस्ट ईरान में उल्टी सीधी एक्टिविटीज जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ईरान पे अटैक करते हैं। और इन्हीं के बेस पे एक टेररिस्ट ग्रुप का ईरान नाम भी बताता है जिसका नाम था जैश अल अदल, जिसका इंग्लिश में अगर आप लोग मतलब देखोगे तो यह है आर्मी ऑफ जस्टिस। तो इनके टेररिस्ट, इनके बेस पे जो है वो कहता है ईरान कि हमने अटैक किया है, क्योंकि ये ईरान में एंड आप लोग कह सकते हो काफी ज्यादा उल्टी सीधी एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करते हैं। ये जैश अल अदल, अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो ये वही टेररिस्ट ग्रुप है जिसने कुलभूषण यादव का केस आप लोग को याद होगा, तो यही वो ग्रुप है जिसने कुलभूषण यादव को पकड़ के आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग ने ये कराची वगैरह से या फिर इधर उधर का नाम जो है वो लिया था कि पाकिस्तान के अंदर से इसको पकड़ा है, लेकिन ये जो शख्स था ये ईरान में पकड़ा गया था। इंडिया का या फिर बहुत से लोगों का ये कहना था कि ईरान से इसको पकड़ के लाया गया पाकिस्तान में ऐसे ही, और बाद में ये भी न्यूज़ आई थी कि जैश अल अदल जो है उसने इसको पकड़ के हैंड ओवर किया पाकिस्तान को। ये जैश अल अदल जो है इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले एक और ग्रुप था जिसका नाम था जुंदुल्लाह, और इसका आप लोग कह सकते हो एक चाइल्ड ग्रुप है ये जुंदुल्लाह जो था, इसके लीडर जो थे अब्दुल मलिक, इनको पकड़ के ईरान ने एग्जीक्यूट कर दिया था। और उसके बाद ये जो ग्रुप के मेंबर थे इन लोग ने ये नया ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा जैश अल अदल। अब अगर आप लोग देखो ना तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है ये मैं आप लोग को बता दूं। तो ये बालूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ठीक है। बालूचिस्तान एक अलग प्रोविंस ये बनाना चाहता है और इसके लिए आप लोग कह सकते हो जो हथियार वगैरह हैं इसके लोगों ने वो उठाए हैं। अब यहाँ पर हो सकता है आप लोग को शौक लग रहा हो कि मैंने आप लोग को बताया कि इसने कुलभूषण यादव को पकड़ के दिया था पाकिस्तान आर्मी को, और अभी मैं कह रहा हूँ कि ये बालूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये बालूचिस्तानियों के लिए हथियार उठाता है। तो अगर बालूचिस्तानियों के लिए हथियार उठाता है तो पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तानियों का इतना फेवरेबल कैसे हो गया, या उनको पकड़ के उनकी हेल्प ये क्यों करेगा कि उनको पकड़ के कुलभूषण यादव को दे दिया। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि देखो बालूचिस्तान जब भी हम लोग नाम सुनते हैं ना तो हम लोग के जहन में आता है कि पाकिस्तान का ये जो साउथ वेस्टर्न वाला एरिया ये, जबकि अगर आप लोग देखो ना तो बालूचिस्तान एक बहुत बड़े रीजन का नाम है जिसका थोड़ा पार्ट आता है ईरान का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर। ईरान में एक प्रोविंस है सस्तिस्तान और बालूचिस्तान, और पाकिस्तान में भी एक प्रोविंस है बालूचिस्तान। तो ये पूरे रीजन ही जो है ना, ये रीजन जो है ये कहलाता है बालूचिस्तान। जैसे पंजाब का आप लोग ने देखा होगा ना, बंटवारे में तो बंटवारे के बाद थोड़ा पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास, थोड़ा इंडिया के पास। उसके बाद बंगाल का भी यही हालत हुआ था, वेस्ट बंगाल इंडिया में था और जो आज के टाइम में बांग्लादेश है वो चला गया था पाकिस्तान में। तो यही हाल है यहाँ पर। बालूचिस्तान को दो कंट्रीज के बॉर्डर के थ्रू डिवाइड कर दिया गया है, और इन दोनों ही कंट्रीज में अगर आप लोग देखो ना तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यही चाहती हैं। आप लोग कह सकते हो कि बालूचिस्तान को अलग कंट्री बनाना चाहती हैं, और दोनों ही ये जो कंट्रीज है ईरान और पाकिस्तान ये क्या करती हैं कि एक दूसरी कंट्री के अंदर जो इस तरीके के सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना उनको प्रमोट करती हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। एक अच्छा नेबर जो कर सकता है वही ये लोग करती हैं, ताकि एक दूसरे पे दबाव ये लोग बनाया जा सके, ताकि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी सेपरेटिस्ट है वो यहाँ पर अटैक वगैरह करें और इससे थोड़ा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो। ये दोनों ही एक दूसरे पे ये इल्जाम लगाती हैं और इस तरीके की एक्टिविटी जो है उसको ये प्रमोट करती हैं। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो जैश अल अदल है ना ये ऑपरेट करता है ईरान का जो बालूचिस्तान है ना, यहाँ पर काफ़ी इसने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो है पास्ट में वो कर रखी है, और ईरान जो है वो ब्लेम करता है पाकिस्तान पे कि वो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है।
तो इतनी सिचुएशन ये पूरी आप लोग को कहानी आई होप समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप होने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी का आप लोग कह सकते हो एक फेवरेबल ग्रुप है, एक ऑफशूट ही है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। पाकिस्तान आर्मी के बहुत से ऑफशूट मिलेंगे इस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप के रूप में। तो इतनी स्टोरी आप लोग को अब आई होप समझ में आ गया होगा। और हुआ क्या कि इसी के बेस पे ईरान ने अटैक किया, और इसी के बाद अगर आप लोग देखो ना तो ईरान ने कहा कि हम लोग ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अगेंस्ट में अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर टेररिज्म जो है उसको फैला रहे हैं। और ये अगर आप लोग देखो ना तो ये जो अटैक था, इस तरीके के अटैक बाय द वे मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि ईरान पहले भी कर चुका है। एक बार तो कुछ सोल्जर जो है ईरान के उसको पकड़ लिया गया था और पकड़ के पाकिस्तान में ले आया गया था, लेकिन ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, इनने अटैक किया और इन सोल्जर्स को यहाँ से छुड़ा के ले गए। तो इस तरीके के अटैक जो है ईरान पहले भी कर चुका है, और इस तरीके के इल्जाम जो है ये पहले भी ईरान लगा चुका है। लेकिन ये जो अटैक है ना, ये लोग कह सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो ये अटैक हुआ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर साहब है उनके विजिट के बाद, और उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ये जो अटैक था, पहले ईरान ने अटैक किए हैं वो थोड़ा बॉर्डर वाले एरिया पे ही किया, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। इस बार ईरान जो है वो काफी ज्यादा डीप चला गया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये ईरान का जो आप लोग कह सकते हो कॉन्फिडेंस है, जो एग्रेशन है वो दिखाता है। और हाल में अगर आप लोग देखो ना तो ईरान ने काफी ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है। आप लोग को पता होगा कि जो ये वाला एरिया है, रेड सी वाला एरिया हो गया, गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया हो गया, इधर ये जो अरेबियन सी हो गया, इवन कि इंडिया के कोस्ट के पास तक ईरान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ईरान के जो आप लोग कह सकते हो सपोर्टिव बाकी ग्रुप्स हैं ना, जैसे कि हाउती रेबल्स हो गए, ज्यादातर यही हाउती रेबल्स ही, इसने काफी शिप्स पे अटैक किए हैं और वेस्टर्न शिप्स पे ज्यादातर इनके टारगेट रहे हैं, लेकिन इंडियन शिप्स पे भी आप लोग कह सकते हो अटैक हुआ है। तो ये जो पॉलिसी आप लोग समझ रहे हो कि अटैक करो सर, हर जगह अटैक करो। इवन कि अगर आप लोग को याद हो तो अभी कुछ दिन पहले इराक और सीरिया पे भी ईरान ने अटैक कर दिया था, और ईरान ने कहा था कि यहाँ पर आइसिस और जो इजराइल है उसके स्पाइस यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इन पे अटैक हम लोग ने किया है। तो यहाँ पर भी बॉम्बिंग कर दी थी, शिप्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान पे भी बॉम्बिंग कर रहे हैं। इस तरीके की जो पॉलिसी है ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस जो है वो ईरान का शो करती है कि हम लोग डरने वाले नहीं है, और किसी भी तरीके का जो दबाव है वो हम पे काम नहीं आ रहा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ईरान ये शो करना चाह रहा है। अब यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इंडिया ने इस पे स्टेटमेंट जो है वो दिया। इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग ईरान की जो प्रॉब्लम है वो समझते हैं, और ईरान जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसने ये अटैक किया है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक तरीके से ऐसे समझो, ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है ये अगर बिगड़ते हैं तो आप लोग ये मैप देखो, पाकिस्तान का ये मैप है, इधर आप लोग को अफगानिस्तान मिलेगा, इधर ईरान है, इधर इंडिया से पाकिस्तान के ऑलरेडी हम आप लोग कह सकते हो कि जो रिलेशन है वो हमेशा खराब ही रहे। अफगानिस्तान से भी अगर आप लोग देखोगे ना तो हाल में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पे ब्लेम लगाता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तानी तालिबान जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके के जो ब्लेम है वो अफगानिस्तान पे लगाता है। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो इसे मना करती है, और साथ ही साथ अभी आप लोग देखो तो पाकिस्तान ने बहुत से अफगानिस्तानियों को बाहर भी निकाल दिया देश से। तो रिलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ा है। अब ईरान से भी जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के बिगड़ जाते हैं, तो आप खुद सोचो कि एक तरीके से कितना कमजोर हो जाएगा पाकिस्तान। सारे इसके जो नेबर है वो इसके एंटी हो जाएंगे, और एक राइवल कंट्री, इंडिया के लिए तो राइवल ही कंट्री है ना, पाकिस्तान का कमजोर होना इंडिया के बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ईरान और पाकिस्तान की जो रिलेशन है ये बिगड़ते हैं तो, लेकिन साथ ही साथ खतरा इस एरिया का आप लोग कह सकते हो अनस्टेबल होने का भी है। तो ये भी एक यहाँ पर बात है, इसको भी हम लोग को यहाँ पर दिमाग में रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो हुआ क्या कि ये जो अटैक था ये तो ठीक है, चलो हो गया, 16 जनवरी को ये अटैक हुआ। उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट कह लो या आर्मी कह लो, वहाँ की आर्मी ही रियल रूलर है वहाँ की, इसमें किसी को भी अब कोई भी डाउट नहीं है। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि हम लोग के पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, हमारी जो सॉवरेनिटी है उस पर अटैक किया गया, हम लोग भी इस पर अटैक करेंगे। और एक इमेंस प्रेशर भी क्रिएट हुआ होगा आर्मी के ऊपर, आप लोग ऐसा समझ पा रहे होगे। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी ऑलरेडी इमेज अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ये बाहर के लोगों के अंदर जो इमेज है वो नहीं बिगड़ी, पाकिस्तान के जो खुद लोग हैं वो कंट्री का जितना भी प्रॉब्लम है इस समय पाकिस्तान का, उस सबका रिस्पॉन्सिबल मानते हैं पाकिस्तान की आर्मी को। वो लोग तो
ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो यूएसए का एक तरीके से गुलाम है, जो यूएसए करवाना चाहती है वही ये लोग करते हैं, और इसीलिए इनने इमरान खान को जो पकड़ के जेल में डाला है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अंडर में इनके काम नहीं कर रहे थे, यूएसए की गुलामी नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ इमरान खान की पूरी जो पार्टी है उस पर भी क्रैकडाउन करा दिया गया है। और अभी जो इलेक्शन होने हैं ना पाकिस्तान में, उसमें भी अगर आप लोग देखो तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये सब जो इलेक्शन होगा ये पूरे तरीके से सेट किया गया है पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, ताकि इमरान खान किसी भी तरीके से ना जीत जाए और कोई ऐसा शख्स जीते जो कि यूएसए की गुलामी करे। तो आप लोग कह सकते हो उसके ऐसी इमेज होने के बाद, और उसके बाद आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान आर्मी आज तक कोई जंग नहीं जीती है, तो ऐसी इमेज होने के बाद अगर इस तरीके के अटैक कोई कंट्री कर जाती है, और अगर आप लोग देखो तो ईरान एक मजबूत कंट्री है इस एरिया में, नो डाउट। इसके पास अच्छे आप लोग कह सकते हो सोल्जर्स है, बैटल ट्रेंड सोल्जर्स है, अंडर प्रेशर काम करने वाले सोल्जर्स हैं, अच्छे खासे इनके पास वेपन्स हैं, इनके जो ड्रोन्स है वो इवन की रशिया ने भी यूज़ किया है। लेकिन फायर पावर इंडेक्स अगर आप लोग देखोगे ना तो ईरान जो है वो नीचे आता है, यानी कि ईरान के पास उतने असले, उतने बारूद, उतने वेपन्स नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग इसकी जो मिलिट्री है वो नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। तो वो अगर अटैक करती है पाकिस्तान पर तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इमेंस प्रेशर क्रिएट होगा पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर, और इसीलिए इनने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएट किया भी। और आप लोगों को मैं बता दूं 18 जनवरी को इन लोगों ने भी मिसाइल दागे, और यही रीज़न दिया कि यहाँ पर जो कुछ टेररिस्ट थे जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी प्रमोट कर रहे थे, इसलिए उन पर अटैक करना जरूरी था। तो इस तरीके की बातें जो है ना वो की गई पाकिस्तान द्वारा। नाउ अब यहाँ पर देखना ये होगा कि ये चीज़ जो है वो एस्केलेट करती है या फिर यहीं पर ठंडा हो जाता है, और आगे फिर इसमें क्या न्यूज़ निकल के सामने आती है, क्या इसका निष्कर्ष निकल के सामने आता है, यह हम लोग को यहाँ पर देखना होगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अगर ईरान के साथ भी मैं कहूँगा कि इंडिया के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वेस्ट के साथ रिलेशन इंप्रूव करके मुझे नहीं लगता कुछ और मिल रहा है, हम लोग को कुछ फ़ायदा खास मिल रहा है। खाली इन लोग ने एक अब तो दबाव बनाने के लिए भी खालिस्तान का इशू जो है वो भी उठाने लगे हैं। तो रशिया हो गया, ईरान हो गया, इवन की अरेबियन कंट्रीज से भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ने चाहिए। तो ये जो हमारे आसपास के कंट्री है, कहने का मतलब इनके साथ हमें जो अपने रिलेशन है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए।